नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग धनुरासन के अभ्यास की विधि सीखेंगे। धनुरासन मुख्यतः जब हमारे शरीर की आकृति, शरीर का आकार धनुष जैसा बनता है तो उसे हम धनुरासन कहते हैं। धनुरासन एक बहुत प्रभावकारी आसनों में आता है और हठ प्रदीपिका हो या घेरंड संहिता हो, जितने भी हठ योग के प्रमुख ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में धनुरासन के अभ्यास की बात बताई जाती है कि इसका अभ्यास करना चाहिए। यानी हर एक ग्रंथों में इसकी महिमा गाई गई है। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं और फिर इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा कर लेंगे। इसका अभ्यास भी हमें पेट के बल लेट करके करना है। तो सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाते हैं। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। हाथों को शरीर के बगल में स्थिरता पूर्वक रख लें। सिर को चिन पर रखेंगे और अब इसके बाद हम लोग अभ्यास के लिए तैयार होंगे। सबसे पहली तैयारी यही करनी है कि हमें अपने अभ्यास में अच्छी तरह से सजग रहना है। दूसरी तैयारी है कि जब हम आसन की अंतिम स्थिति पर पहुंचें तो उस स्थिति में बहुत अच्छी तरह से रुक जाएं, ठहर जाएं। ऐसा लगे कि जैसे शरीर मूर्ति बन गया है और जितना देर हम ठहर सकें उसमें आसानी से उतना देर ठहर लें, बिना किसी प्रकार की जबरदस्ती किए हुए। जब आपको ये लगे कि अब आपको वापस आना है तब आप वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। तो इस तरह से हमें इस आसन के अभ्यास में यह ध्यान रखना है। आइए अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें और दोनों पैर के घुटनों में थोड़ा सा गैप करेंगे और उतना ही गैप हम पंजों पर करेंगे। अब इसके बाद अपने दोनों हाथ की हथेलियों से हम इस तरह से अपने पैर को पकड़ लेंगे और फिर अब घुटने और जांघों को जमीन से ऊपर उठाएंगे हल्का सा, और फिर इसके बाद चेस्ट और हेड को भी, सिर को भी ऊपर उठा करके खींच लें। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। ध्यान रखें कि अंतिम स्थिति में हमें श्वास को सामान्य रखना है और जब हम आसन में जाने लगे तो श्वास को बाहर निकालते हुए जाएं और वापस आने लगे तो श्वास को अंदर लेते हुए वापस आएं। यह तो धनुरासन की प्रारंभिक स्थिति है। अब इसके बाद यदि आप इसका अभ्यास करते करते थोड़ा सा आपके पेट की और कमर की मसल्स मजबूत हो जाती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है इन अंगों की, तब आप इसके एडवांस्ड रूप में आ सकते हैं। और एडवांस्ड रूप में आने के लिए अब हम फिर से अपने दोनों पैर के घुटनों को इस तरह से मोड़ लें और अब आप अपने पैर के अंगूठों को पहली और दूसरी उंगली, हाथ की पहली और दूसरी उंगली से अच्छी तरह से ग्रिप करके पकड़ लें। अब इसके बाद आपको ठीक वैसे ही जैसे आपने पहले उठाया था, घुटने को, जांघों को, छाती को और सिर को ऊपर उठाएं और इतना ऊपर उठाएं कि अल्टीमेटली आपका पैर और सिर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। आइए अब हम देखते हैं और अंतिम स्थिति में हम उस आसन पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे।
इस तरह से हमने धनुरासन का एडवांस्ड रूप भी देख लिया। अब हम इसके लाभ की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह आसन हमारी रीढ़ के लिए और पेट के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले हम रीढ़ को देख लेते हैं। रीढ़ में विशेष रूप से जो निचला भाग है, जिसको हम लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा कहते हैं, कमर का भाग कहते हैं। कमर की कशेरुकाओं के लिए, उनकी वर्टिब्रा के लिए वास्तव में यह रामबाण आसन है। कमर से संबंधित कोई भी समस्या हो, लंबैगो हो यानी जकड़न हो, या कमर में कोई स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, स्लिप डिस्क की शिकायत हो। स्लिप डिस्क में होता है कि डिस्क अपना स्थान छोड़ देती हैं। उस स्थिति में यदि आप इस आसन का अभ्यास किसी योग्य मार्गदर्शन में करते हैं तो डिस्क अपने स्थान पर वापस आ जाती हैं। जो प्रोलैप्स डिस्क है वह अपने स्थान पर वापस आ जाती है। तो इस तरह से यह हमारे कमर की वर्टिब्रा के लिए रामबाण आसन होता है। और यदि इसका अभ्यास किया जाए, यदि हम अपने अभ्यास में इस आसन को जोड़ लें, वे लोग जिन्हें कोई समस्या नहीं है तो उन्हें भविष्य में कोई समस्या होने की संभावना नहीं रहती है। कमर में तो कोई समस्या कभी हो ही नहीं सकती है। अब इसके बाद हम दूसरे लाभ पर। इस आसन के अभ्यास से आपके पेट की, उदर की भी मांसपेशियां बहुत सशक्त और मजबूत हो जाती हैं। अब उदर की मांसपेशियों को देख लें कि कौन कौन सी मांसपेशियां हैं। हमारा यह जो चेस्ट का भाग है, चेस्ट के भाग के नीचे उदर में बीच में एक रेखा होती है जिसको हम लाइनिया एल्बा कहते हैं। इस बीच की रेखा की जो मसल्स हैं उनको बहुत मजबूत कर देता है। दूसरा, इसके बगल में रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है, जो मसल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है। उन मसल्स पर इतना अच्छा खिंचाव देता है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आपको डाइजेस्टिव संबंधी समस्या भी जीवन में कभी नहीं हो सकती है यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो। और इसी के साथ जो हमारे एब्डोमेन की, उदर की अन्य मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों पर भी अच्छा खिंचाव देता है। जैसे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है या इंटरनल ऑब्लिक मसल है जो साइड में होती हैं, या और साइड में होती हैं जो एब्डोमेन की, जिसे हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कहते हैं। उन मसल्स में भी बहुत अच्छा खिंचाव दे करके, वहाँ रक्त का संचालन पहुँचा करके, रक्त की गतिविधियों को वहाँ तेज करके उन अंगों को बहुत मजबूत कर देता है। तो इन अंगों में हमारी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारी पैंक्रियाज है, यहाँ तक कि लीवर को भी जो है सशक्त और मजबूत करता है, वहाँ तक भी इसका प्रभाव जाता है। और स्प्लीन तक भी इसका प्रभाव जाता है। तो इस तरह से इन अंगों के लिए बहुत श्रेष्ठ आसन है। और इसी पेल्विक कैविटी में ही हमारी किडनीज भी आती हैं, और दोनों एक्सक्रेटरी सिस्टम, चाहे वह स्टूल का हो या यूरिन का हो, दोनों ही इसी रीजन में आते हैं। इसलिए इन दोनों के लिए भी यह रामबाण आसन होता है। यदि आपको किडनी संबंधी कोई समस्या नहीं है और रेगुलर आप इसका अभ्यास करते हैं तो जीवन में किडनी से संबंधित समस्या नहीं हो सकती है। दूसरा, इसके अभ्यास से जो हमारे जेनाइटल सिस्टम है उसके लिए भी बहुत लाभकारी आसन है। वास्तव में जेनाइटल सिस्टम के लिए इससे लाभकारी दूसरा अन्य और कोई आसन नहीं है। इससे जेनाइटल सिस्टम के जितने भी अंग हैं वे सारे मजबूत होते हैं, महिलाओं के भी, पुरुषों के भी। प्रोस्टेट हुआ या महिलाओं के लिए ओवरीज हुआ, यूटरस हुआ, फेलोपियन ट्यूब हुआ, इन सब के स्राव को संतुलित कर देता है। तो इसलिए यह आसन अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, कमर का भाग, उदर का भाग, जेनाइटल सिस्टम का भाग, एक्सक्रेटरी सिस्टम का भाग
और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग इन सब के लिए बहुत उपयोगी है। और अब हम आते हैं छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो चेस्ट भी एक्सपैंड होता है। चेस्ट के एक्सपैंड होने से क्या होता है कि हमारी जो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनस मसल्स हैं यह भी प्रभावित होती हैं, रोम्बिडियस मसल्स भी प्रभावित होती हैं। और इतना ही नहीं, गर्दन को जब आप करते हैं तो गर्दन की भी मसल्स प्रभावित होती हैं। स्टेर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल, डेल्टाइड मसल, हाथ की, इन सब पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इन अंगों को भी यह बहुत मजबूत और सशक्त करता है। यदि हम नियमित इसका अभ्यास करें तो हम कभी चेस्ट से संबंधित समस्याओं से भी ग्रस्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए यह एक ऐसा आसन है जो आपके शरीर के सभी अंगों को बेहतर तरीके से प्रभावित करता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई एक और दूसरा आसन भी है इसके समतुल्य जो शरीर के सारे अंगों को एक साथ इतना बेहतर ढंग से प्रभावित करता हो। तो इसलिए हम सबको अपने अभ्यास में इसे ज़रूर जोड़ लेना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी सावधानियाँ क्या हैं। उन लोगों को जिन्हें हार्निया की शिकायत हो उन्हें इसका अभ्यास कदापि नहीं करना चाहिए। उन लोगों को जिन्हें उच्च रक्तचाप की शिकायत हो, हृदय रोग की शिकायत हो, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। या यदि अभ्यास करना भी है तो बिना योग्य मार्गदर्शन में कभी भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अकेले में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य सारे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी सावधानियों की चर्चा हुई। तीसरा ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि इस आसन के अभ्यास में, या इसी आसन नहीं, किसी भी आसन के अभ्यास में ज़बरदस्ती नहीं करना है। जितना सहजता के साथ, जितना आपका शरीर अलाउ करे, जितना आपका मन अलाउ करे, उतना ही करना है। लेकिन अलाउ करने का यह मतलब नहीं है कि हम आलस्य में आएँ। हमें ऑप्टिमम ना तो आलस्य करनी है ना तो ज़बरदस्ती करनी है। सहजता के साथ जितना हो उतना करें तो इस आसन का संपूर्ण लाभ आपको मिलता है। तो इस तरह से यह धनुरासन के विषय में चर्चा हुई। किसी अगले आसन के लिए हम अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।